आज 1 मई 2026 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। कामगारों के संघर्ष और अधिकारों का प्रतीक है। 8 घंटे काम करने का आज के ही दिन समय निर्धारित किया गया था। भारत इसे मजदूर दिवस के रूप में और महाराष्ट्र, गुजरात को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। और संयोग से आज बैशाखी पूर्णिमा भी है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सारे संसार में जाना जाता है। बैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं घटी थी। पहला उनका जन्म, दूसरा बुद्धत्व की प्राप्ति और तीसरा महापरिनिर्वाण। जितने भी पूरे विश्व में बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन सभी भाइयों और बहनों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, जिसे लिखा है नानक चंद रत्तू जी ने, इसका अध्याय 8वां हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, नए दल का गठन। आज 5वां और आखिरी वीडियो इसी अध्याय का बनाने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने। डॉक्टर अंबेडकर सत्याग्रह के विचार के पक्ष में नहीं थे, ऐसा उनके विगत अनुभवों 19-20 मार्च 1927 में महातालाब सत्याग्रह व मंदिर के तालाब से जल लेने व पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर 13 मार्च 1930 को दिया गया काला राम मंदिर सत्याग्रह के कारण था। उन्होंने ऐसे आंदोलनों को छोड़ दिया, बल्कि संवैधानिक रास्ते को अपनाया। आरपीआई, जो अन्य पार्टियों की तरह सुसंगठित नहीं थी, कभी इस पार्टी और कभी उस पार्टी से चुनावी गठबंधन करती रहती थी। ये कई बिंदुओं और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर निर्भर करती थी और आम चुनाव के समय इसका निर्धारण होता था। हालांकि दादा साहेब गायकवाड़ का झुकाव वामपंथियों, खासकर कम्युनिस्टों की ओर था, जिनके साथ मिलकर वे काम करना चाहते थे। वास्तव में उन्होंने अपने अंदर साम्यवादियों जैसी सनक विकसित कर ली थी। सवाल ये था कि आरपीआई, जो डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन पर आधारित थी, देशभक्ति और लोकतंत्र में विश्वास रखती थी, कम्युनिस्ट पार्टी व साम्यवादी विचारधारा वाली पार्टियों से किस तरह समझौता, गठबंधन या गठजोड़ करें। इस कारण से गायकवाड़ के रवैये का विरोध हुआ और एक अपील द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों से कहा गया कि वे साम्यवादियों द्वारा उनके सहभागी गायकवाड़ व अन्यों से दूर रहें। ये आवश्यक समझा गया कि अन्य पार्टियों के प्रति आरपीआई के रवैये को परिभाषित किया जाए और देखा जाए कि किस सीमा तक वे देश की आजादी और संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक संस्थाओं की मददगार रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर के सिपाहीसालार बीसी कामले ने भी दादा साहेब के सत्याग्रह के कार्यक्रमों और वामपंथी रुझान का विरोध किया। इस कारण उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया और पार्टी फिर विभाजित हो गई। 1969 में महाराष्ट्र बनने के बाद आरपीआई 2 भागों में बट गई। बीडी खोब्रागडे और उनके अनुयायी मूल पार्टी से पृथक हो गए। एक ने लाल झंडे के प्रभुत्व वाली संयुक्त महाराष्ट्र समिति के साथ सहयोग किया और दूसरे ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ, जिसके साथ डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं सहयोग किया था। 1974 में दोनों ने विलय और मतभेदों को दूर करने के लिए वार्ता की। उन्होंने 15 सदस्यों की अध्यक्षीय समिति बनाई। अक्टूबर में नागपुर में आयोजित पार्टी की सभा में अध्यक्षा समिति को भंग कर बीडी खोब्रागडे को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर भी उसमें 2 गुट रहे, खोब्रागडे और गवई गुट। 1975 में रिपब्लिकन पार्टी के 7वें सत्र में गवई को अध्यक्ष चुना गया। पार्टी के अंदर इससे जुड़े लोगों की गंदी राजनीति के कारण पार्टी बार बार के विभाजन में उलझती रही। इन गुटों से असंतुष्ट होकर भावना से भरे प्रकाश अंबेडकर ने मुट्ठी भर अनुयायियों को लेकर अपना गुट बना लिया। उनकी एकमात्र योग्यता थी कि वे डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र थे। ये विचारहीन कदम था और गलत दिशा में सोच समझकर किया गया विश्वासघात था। अच्छा होता कि वे संघर्ष गुटों की एकता का प्रयास करते, या ना होता तो चुप बैठते। वामपंथियों से अपवित्र गठबंधन डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों और आदर्शों के ठीक विपरीत था।
आरपीआई के नेताओं में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी और ये उनका गलत दिशा में उठाया गया कदम था। उन्होंने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और गुटबंदी के अतिरिक्त कुछ ना कर पाए। दलित समाज पर इसका हतोत्साहित करने वाला हानिकारक प्रभाव पड़ा और अन्य प्रदेशों में पार्टी के अंदर ही बुरा माहौल बना। डॉक्टर अंबेडकर का विशाल व्यक्तित्व ही अपने सेनापतियों पर मजबूती से नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त था। उनके सामने किसी को मुंह खोलने का साहस नहीं होता था। उनका कथन ही आदेश था और इसका अनुपालन करना ही होता था। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के तुरंत बाद उनके सेनापतियों की भारी भूलें, असंतोष, तनाव और झगड़े सतह पर आ गए। इससे पार्टी की छवि को तथा डॉक्टर अंबेडकर की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भारी आघात पहुंचा। जैसे ही यह भव्य व्यक्तित्व दृश्य विलुप्त हुआ, सबको खुली छूट मिल गई। ये सेनापति एक दूसरे से ही जोर आजमाइश करने लगे और पार्टी जल्दी जल्दी कई टुकड़ों में टूट गई। इन झगड़ों के कारण पूरे दलित वर्ग के हितों को गहरा झटका लगा। किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं लिया जा सकता, ना तो दलित वर्ग के, ना ही अन्य वर्ग के, जो झगड़ रहे गुटों को एक साथ ला पाता और उन पर प्रभावी नियंत्रण रख पाता। इससे सिद्ध हुआ कि अनुसूचित जाति संघ का केवल नाम बदलकर आरपीआई हो गया, पर हुआ कुछ नहीं। आरपीआई तमाम गुटों में बिखर गई, जैसे गायकवाड़ गुट, खोबरागड़े गुट, आरएस गवई गुट, बीसी कामले गुट, अट्ठावले गुट, कबाड़े गुट और प्रकाश अंबेडकर गुट। विगत वर्षों में इन झगड़ रहे गुटों को पार्टी के एक झंडे तले लाने के कई प्रयास विफल हो चुके थे। विघटन के बावजूद वर्षों तक पार्टी की छवि और उसके पदाधिकारी पार्टी व डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों से चिपके रहे। वे लोग जिन्हें आरपीआई से निकाल दिया गया था, या वे जो नेताओं के गंदे षड्यंत्र के कारण स्वेच्छा से छोड़ आए थे, अपना एक अलग वर्ग बना लिया और उसे दलित पैंथर्स का नाम दे दिया। उनका एकमात्र उद्देश्य जातिगत भेदभाव से ग्रस्त समाज द्वारा दलितों को शोषण से बचाना और आरपीआई को बेच देने वालों के खिलाफ विद्रोह करना था। उनके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान और राजनीतिक व सामाजिक शोषण के शिकार उनके सहयोगी हैं। दूसरी ओर वे भूस्वामियों, पूंजीपतियों और उनके अभिकर्ताओं को अपना दुश्मन मानते हैं। उनका आंदोलन मुख्यतः मुंबई और पूना शहरों में दिखाई पड़ा, जहां महार अधिक संख्या में हैं। उन्होंने आरपीआई के नेताओं के विरोध में प्रदर्शनों का आयोजन किया और बदले में आरपीआई ने अपने समर्थकों से पैंथरों को कुचल देने का आह्वान किया, क्योंकि पैंथरों को वे अपने लिए सिरदर्द मानते थे। 1996 के आम चुनाव के मौके पर 6 माह तक तर्क वितर्क करने के बाद मुंबई में सभी दलित गुटों ने आपस में विलय कर आरपीआई का गठन किया, पर चुनाव में अपेक्षित सफलता पाने में नाकामयाब रहे। अब देखना है कि ये गुट कितने समय तक एकजुट रह सकेंगे। तो साथियों, ये अध्याय 8वां पूरा हुआ, नए दल का गठन। आगे कोई और अध्याय लेकर हम आपके बीच आएंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।